है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों मैं सूरज कुमार सिंह आज आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को देख चुके हैं, उसमें एटम और उनसे रिलेटेड जो उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके स्थान को लेकर के हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उनसे जो भी नए टॉपिक बनेंगे आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आप इसमें प्रारंभ से अंत तक बने रहिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनको अच्छी तरह से सीख पाओ, समझ पाओ। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग इसमें अस्थायी रूप से बने रहिएगा। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें जो था हम लोगों का टॉपिक क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग पार्ट 1 को कवर कर लिए हैं और पार्ट 2 को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि एटम जो है, इस एटम को 3 पार्ट में बांटा गया जो कि इसका मूल रूप से कण माना गया, जिसे हम लोग मौलिक कण के रूप में जानते हैं। पहला कौन सा कण है, तो उस कण को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और तीसरा जो पार्टिकल्स है उसे हम लोग न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन। तो ये 3 कण है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है इकाई ऋण आवेश होती है, प्रोटॉन पर इकाई प्लस आवेश होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं और इस पर चार्ज कितना होता है, तो 0 होता है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले कौन है, तो जे थॉमसन है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। ठीक है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो इनके खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जेम्स चैडविक है इनके खोजकर्ता। इनके बारे में बताए थे कि इसकी खोज कब हुई है, तो 1932 ईस्वी में। देखिए ये तीनों कण जो है परमाणु का मौलिक कण कहलाता है, जिनमें से हम ये देखेंगे कि तीनों कण अवस्थित है कहां पर, तो इनके बारे में कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि देखिए इसके नाभिक के अंदर जो होता है ना, तो परमाणु के 2 कण पाए जाते हैं। ये इनका क्या कहलाएगा, तो नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं, जिनमें एक कण है प्रोटॉन और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इनका स्थान है। इनके नाभिक में कौन कौन से 2 कण है, तो एक कण है आपका प्रोटॉन और दूसरा कण कौन सा है, तो न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन और कौन है, तो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये 2 कण इसमें आपका पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो देखिए इन दोनों कण को हम लोग क्या बोले थे, तो न्यूक्लियॉन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है कि ये कण जो है इनमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लेकर के है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋण आवेश, जिसके कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में जो एक फोर्स काम करता है, बल काम करता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो आकर्षण बल कार्य करता है। और इसी आकर्षण बल को हम लोग एक बल का नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियस फोर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या जो है ये किसकी संख्या बताते हैं, तो एटॉमिक नंबर की संख्या को ये प्रदर्शित करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो किसकी संख्या को बताते हैं, तो एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु की संख्या को ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे और समझते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए ये जो आपका प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, और ये परमाणु संख्या किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। देखिए ये तब लागू होता है जब तत्व जो है वो उदासीन अवस्था में हो, अर्थात ये
उदासीन परमाणु के लिए लागू होता है। तो उदासीन परमाणु किसमें होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, ये सभी के सभी क्या है, तो उदासीन परमाणु है। जबकि अगर हम लोग आवेश युक्त में बात करें, आवेशित परमाणु की बात करें, तो आवेशित कंडीशन में ये दो रूप में पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होते हैं, तो निगेटिव। पॉजिटिव के रूप में जैसे Na+ और Ca2+, Mg2+, ये पॉजिटिव रूप में है। निगेटिव में बात करें तो O2-, Cl-, ऑक्सीजन तो लिख लिए, नाइट्रोजन N3-। तो ये देखिए ये निगेटिव चार्ज लेकर के, तो ऐसे कंडीशन में जो आपने ये लिखे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ जेड इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू में जाएगा किसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन के साथ। कहने का मतलब है उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर और परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, जबकि आवेशित परमाणु के साथ यह कंडीशन लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक जो था मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, यहां तक हम आपको रिवीजन के तौर पर आगे बढ़ाए। तो चलिए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक को सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ये परमाणु जो है ना, परमाणु जो है एटम, ये परमाणु एटम, इसकी संख्या को कौन बताता है, तो प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसकी संख्या कम से कम आपको 20 तक याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, हीलियम इसकी 2 होती है, लिथियम इसकी 3 होती है, बेरिलियम 4, बोरॉन बी इसकी परमाणु संख्या 5, कार्बन C 6 होता है, नाइट्रोजन N 7 होता है, ऑक्सीजन O 8 होता है, फ्लोरीन 9 होता है, नियॉन 10 और मैग्नीशियम सोडियम होगा इस जगह, सोडियम Na 11, मैग्नीशियम Mg 12। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस P 15 और सल्फर S 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन Ar 18, पोटेशियम K 19 और कैल्शियम Ca 20। ये इसकी परमाणु संख्या, ये हो गया आपका नेम ऑफ एलिमेंट्स है ये। ठीक है, जबकि ये आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या। तो इनके साथ आपको एक और याद रखना पड़ेगा, वो कौन है, तो एटॉमिक मास। देखिए इसके बिना जो है आप इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे आगे, इसलिए आपको कम से कम 20 तक याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4 होता है, लिथियम 7, बेरिलियम 8, बोरॉन 10 होता है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन इसकी 18 होती है, नियॉन 20 होता है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27 होता है, सिलिकॉन 28 होता है, फास्फोरस 31 होता है, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन इसकी 40 होती है, पोटेशियम 39 और कैल्शियम का 40। तो देखिए एक है आपका परमाणु संख्या और एक है आपका परमाणु द्रव्यमान। यदि ये डाटा आप लोग याद रखते हैं तो इनसे आपको कई सारे सवाल आपको एग्जाम में बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, एग्जाम में जो प्रश्न आता है आपसे इस तरीके से पूछ देगा, कैसे, तो Mg यहाँ लिखा होगा 12 और यहाँ लिखा रहता है 24 में न्यूट्रॉन की संख्या निकाला। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकाला, तो इसके बारे में आप कल पढ़ चुके हैं कि
ऊपर जो लिखा हुआ है ये 24, देखिए ये आपका क्या है, मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम का आप देख रहे हो कि ये एटॉमिक मास है, अर्थात एटॉमिक मास को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, इसका मान क्या है 24, जबकि परमाणु संख्या जिसे हम लोग Z लिखते हैं इसकी संख्या क्या है 12, और हमें निकालने बोल रहा है किसकी संख्या, तो न्यूट्रॉन, अर्थात n इक्वल टू वाट। तो याद करिए हम लोग कल एक फॉर्मूला लिखे थे A बराबर P प्लस n, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या जो होती है यही किसकी संख्या बताती है, तो परमाणु संख्या, जिसे हम लोग Z लिखते हैं, तो इसीलिए P जगह पर Z रखेंगे, इधर n है आपका, तो Z का मान आपका हो रहा है क्या 12, n रहने दीजिए, और A का वैल्यू क्या लिखा है, तो 24 है। तो अब इसको इस ओर लाइए, 24 माइनस 12 करिए इक्वल टू n, इसलिए n इक्वल टू आपके पास 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो 12। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका, तो यूरेनियम यू 92 और 235 में न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, ठीक है। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले ये जो आपका लिखा है ये क्या है, एटॉमिक मास है, अर्थात ए का वैल्यू हो गया 235, और इसमें Z इक्वल टू क्या है, तो 92, जो Z होता है वही क्या होता है P, तो इसलिए ये भी 92 हो जाएंगे। हमें n चाहिए, तो n इक्वल टू वाट, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं A बराबर क्या, तो P प्लस n, इसमें P का वैल्यू क्या है, तो 92 प्लस n, और A का मान क्या है, तो 235। अब इसमें सोल्व कर लेंगे, इसलिए n इक्वल टू 235, ये 92 माइनस हो जाएंगे, तो ये 3 और ये हो जाएंगे 4, ये तो इसका वैल्यू हो जाएगा 143। तो ये इसमें नंबर ऑफ क्या है, तो न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि नीचे आपका क्या लिखा रहता है, तो परमाणु संख्या, जबकि ऊपर क्या लिखा रहता है, परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग इसी चीज को आवेशित परमाणु के अंदर निकाल करके देखते हैं। यदि हमें दिया रहे Na प्लस में Z इक्वल टू वाट, P इक्वल टू वाट, N इक्वल टू वाट, तो इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दोनों बदलता नहीं है। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो 11 होती है, इसीलिए प्रोटॉन की संख्या P जो है वो भी कितने हो जाएंगे 11। जबकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो कल आपको हम बताए थे कि जितना धन आवेश है उतना कम होता है परमाणु संख्या से। तो देखिए इसकी परमाणु संख्या क्या है, तो 11 से एक कम होगा, क्यों, क्योंकि इस पर उतना प्लस है, तो एक माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो अब ऐसे कंडीशन में यदि हमें कहे कि इसका मास बताइए, एटॉमिक मास A इक्वल टू क्या है, तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो P प्लस n। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोटॉन का वैल्यू क्या है, तो प्रोटॉन आपका क्या मिल रहा है 11। अगर इसमें न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन का संख्या इसमें मालूम नहीं है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो n रहने दीजिए। और ये देखिए इसका टोटल द्रव्यमान क्या होता है, तो इसकी टोटल द्रव्यमान होते हैं कितने, तो 23 होते हैं सोडियम का, तो इसको इस ओर ला लीजिए, तो 23 माइनस 11 इक्वल टू n, और इसलिए n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 12 है,
परमाणु संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या भी क्या है 11 है, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या है तो 10 है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं किससे, तो एक लेते हैं ऋण आवेश से। जैसे O2 माइनस में हमें Z चाहिए, P चाहिए और क्या चाहिए तो N तो इसमें निकालना है, और जबकि इसमें A का मान ऑक्सीजन है, इसका क्या होगा तो 16 होगा। तो आप इसमें निकाल सकते हैं Z। देखिए परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों समान होंगे, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होंगे तो प्रोटॉन की संख्या भी 8। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करेंगे तो ये ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेशित में क्या होगा कि परमाणु संख्या से उतना अधिक होगा जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी संख्या है 2, तो Z का हो गया 8 और इसमें हो गया 2, तो प्लस क्या हो जाएंगे तो 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 10 है, तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो A इक्वल टू P प्लस N। A का मान हो जाएगा 16 और P का वैल्यू क्या है 8 और इधर N निकाल लेंगे, तो N इक्वल टू 16 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा तो 8। देखिए इस तरीके से चाहे वो पॉजिटिव चार्ज लेकर रहे, निगेटिव चार्ज लेकर रहे या वो उदासीन रहे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसका द्रव्यमान भी और साथ साथ परमाणु संख्या भी आप उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी परमाणु होते हैं ना, परमाणु का समूह जो होता है, यह समूह किसका निर्माण करता है तो अणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो अणु का जो निर्माण करता है तो परमाणु का क्या किया जाता है तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है इसको हम लोग परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे परमाणु भार। जबकि यही चीज अगर अणु रहे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो आणविक द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि परमाणु भार का जो योगफल होगा ना वही क्या बताएगा तो आणविक द्रव्यमान को बताता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। परमाणु भार का जो योग होता है वो किसे बताएंगे तो आणविक द्रव्यमान को बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, जैसे एग्जाम में आ जाए H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है, आणविक द्रव्यमान निकालें, तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, जबकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 1। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसके परमाणु भार का बात करें तो एक हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 होता है, जबकि एक ऑक्सीजन के परमाणु भार 16 होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या क्या है तो 2, तो इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे तो 2, तो 2 गुने 1 करिएगा 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल क्या हो जाएंगे 16। तो इस प्रकार से 16 प्लस 2 करिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 18, जो कि H2O का क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो आणविक द्रव्यमान क्या है तो 18 है, किसका तो H2O जल का क्या है आणविक द्रव्यमान है। तो देखिए ये जो हम लिखे हैं 1 और 16 ये कहां से आया तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। यहां पर जो हम लोग लिखे हैं परमाणु भार, ये यहां से यही वैल्यू वहां पर लिखा जाता है। थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान रखिए। देखिए हम इसी जगह इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक हम लोग लेते हैं परमाणु CaCO3 का हम लोग निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। CaCO3 का आणविक द्रव्यमान निकालें, तो इस तरह से प्रश्न रहेगा CaCO3 का आणविक द्रव्यमान। देखिए एक एलिमेंट है कैल्शियम, एक एलिमेंट है कार्बन और एक एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का यहाँ देखा जाए तो कैल्शियम का परमाणु भार क्या है 40 और इसकी संख्या है क्या 1, तो 1 से इसको मल्टीपल कर देंगे। अगले एलिमेंट्स का लिखेंगे तो वहां प्लस का चिन्ह देकर। अगला एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का परमाणु भार देखें
हैं तो क्या है तो 12, और इसकी संख्या भी क्या है 1। आगे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या है तो ऑक्सीजन का है 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, और इसकी संख्या क्या है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो 40 गुने 1 40, 12 गुने 1 करेंगे 12, और 16 गुने 3 करेंगे 48। तो इसको आप यदि जोड़ते हैं तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 100। तो ये जो निकला CaCO3 का क्या निकला तो आणविक द्रव्यमान निकला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालना। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालें, तो H2SO4 का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो H का जो होता है परमाणु भार क्या होता है 1, लेकिन इसकी संख्या क्या है 2। आगे बढ़ते हैं, अगला एलिमेंट है सल्फर, इसकी क्या होता है परमाणु भार 32, इसकी भी संख्या क्या है 1। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, इसकी संख्या क्या है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 2 हो जाएगा, ये 32, और ये 16 गुने 4 64। तो इनको आप यदि ऐड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 98 AMU इनका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से जब आप परमाणु भार को याद करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या देखा जाएगा कि जितने भी सारे परमाणु भार होंगे ना तो उन्हें आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, परमाणु भार को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन में ले लेते हैं। देखिए यहाँ जो आपका परमाणु भार है ये याद रखना अत्यंत आवश्यक है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम 7, बेरिलियम 8, बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 18, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, और आर्गन 40 होता है, और पोटेशियम 39, और कैल्शियम क्या होता है 40 होता है। तो इसे आप याद रखेंगे तो इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट और आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद क्या आता है, जैसे आप लोग से एक प्रश्न पूछा जाए कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है कि CO2 में कार्बन कितना प्रतिशत है इसकी मात्रा निकालें। तो देखिए इसे निकालना है किस प्रकार, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें CO2 का क्या चाहिए तो आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिए कार्बन का हो जाएगा 12, क्योंकि इसकी संख्या एक ही है तो 12 रह जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन इसकी संख्या क्या है तो 2 है, तो एक का 16 होता है क्या तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो इधर 12 हो जाएंगे, और 16 दूने 32, तो ये आपका जुट के क्या हो जाएंगे 44। तो इसका टोटल द्रव्यमान क्या निकल गया, कुल आणविक द्रव्यमान 44 है। तो देखिए इसमें हमें किसका प्रतिशत मात्रा चाहिए तो कार्बन का। तो कार्बन का भार क्या है यहाँ पर तो 12 ग्राम है यहाँ पर, या 12 AMU भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसका परसेंटेज चाहिए, तो कार्बन की मात्रा क्या 12 कितना में से, तो टोटल देखिए CO2 का क्या है 44 है, तो टोटल में से कार्बन की मात्रा क्या है 12, तो टोटल नीचे लिख देंगे 44, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। तो इसे आप डिवाइड करिए, 4 से काटिएगा तो 11 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया 300 बटे में क्या हो जाएंगे 11। तो इसे आप काटिए, 11 दूने हो जाएंगे 22, बचेगा 8 और हो जाएंगे 0, 11 7 77, 3 हो जाएगा और बाय 11। तो ये जो आपका निकलेगा 27, 3 और 11, इतना परसेंटेज जो है आपका कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी। यदि हमें ऑक्सीजन का भी चाहिए तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का। देखिए कोई भी प्रतिशत मात्रा अपने आप में 100% होती है, तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन यदि इतना परसेंट दिखा रहा है तो
इसका मतलब है ऑक्सीजन जो होंगे ना तो 100 में से इसको आप माइनस कर दीजिए, तो जो भी माइनस करके आपके पास आता है, ठीक है, तो जो भी निकल के आएगा वो किसकी मात्रा निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का। एक और एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग लेते हैं किसमें, तो यूरिया में यूरिया NH2CO NH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है, इसकी बात करेंगे। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो यूरिया का ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप इनको छोटा कर लीजिए। तो देखिए नाइट्रोजन क्या है कितनी संख्या में, तो 2, हाइड्रोजन भी कितनी संख्या में, तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो टोटल हो जाएंगे 4, और CO जो है ना ये अकेले हैं दोनों। तो देखिए सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान एक नाइट्रोजन का होता है 14, इसकी संख्या क्या है, तो 2 से मल्टीपल करिए। हाइड्रोजन इसकी संख्या 1 और 1 होता है, इसका टोटल संख्या कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे। अगला है कार्बन, कार्बन 1 है, इसका मान हो जाएगा 12, और एक ऑक्सीजन का क्या होता है, तो 16। टोटल आप इनको ऐड करिए, 14 गुने 2 28 हो जाएंगे, 4 गुने 1 4 हो जाएंगे, और 12 प्लस 16 सबको जोड़ा जाए तो ये आपका हो जाएगा 6 2 8 4 12 12 8 20 का 0, बाकी रह गया 2 2 1 3 1 4, और 4 2 6 हो जाएंगे। टोटल जो है इसका द्रव्यमान कितना निकल के आ रहा है 60। देखिए इनमें से हमें किसका चाहिए, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन N2 का जो भार है वो कितना है, तो देखिए एक का जो होता है 14 है कितने, तो 2, 14 गुने 2 कितने हो जाएंगे 28। अब इनका प्रतिशत चाहिए N2 का यानी नाइट्रोजन का, तो टोटल है नाइट्रोजन का 28 कितना में से, तो 60 में से। परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए 3, 2 से हो जाएंगे क्या, ये 14 हो जाएंगे, तो 14 गुने 10 140 बटे में आ जाएंगे क्या 3, 3 से काटिए तो 3 चौके हो जाएंगे 12, हो गया 20, 3 छाके 18, और इधर हो जाएंगे 2/3। तो इतनी परसेंटेज जो है ये किसका पाया जाएगा, तो नाइट्रोजन का। तो यूरिया में नाइट्रोजन हम लोग देखते भी होंगे, ठीक है, ये जो है आपका उर्वरक वाला जो पैकेट आता है उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट लिखा रहता है, तो 46%। अगर नाइट्रोजन 46% है तो समझिए वो यूरिया क्या है, अच्छी है, क्वालिटी का है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है, तो 46%। बोलिए यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे जो है ना अगले पॉइंट को हम लोग सीखते हैं। तक इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसमें सीखेंगे समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो आप लोग यदि पहला पार्ट इसका नहीं देखे हैं तो पहले आप सर्च करके इसका पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, धन्यवाद, जय हिंद।